हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 साइंस में स्टार्ट करने वाला है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर शॉर्ट है, तुरंत हो जाएगा। बस में क्या है, आप लोग को इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन टाइप का रहेगा, वो सब याद करना है। चैप्टर समझा देंगे, उसका एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, काम खत्म चैप्टर का, हो गया ख़त्म चैप्टर। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ जाके फॉलो कर लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। क्लास 8 का नोट्स हो गया, कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है। ठीक है, पहले इरेज कर लेते हैं। है अब देखिए क्या है इसमें। पहेली एंड बोझो went to their uncle house during the summer वैकेशन। पहेली और एक बोझो, एक दो लोग थे। ठीक है, और ये दोनों क्या है, अपने अंकल के, चाचा के घर जाते हैं समर वैकेशन में। तो देखते हैं कि उनके अंकल जो है एक फार्मर है, किसान है। तो क्या करते हैं, एक दिन कुछ टूल्स ले आते हैं खेती करने के लिए। खुरपी हो गया, सिकल हो गया, शॉवेल हो गया, प्लो हो गया, एक्सेट्रा इन द फील्ड। ठीक है, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि हर, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसको फूड नहीं चाहिए, तो सबको जो है एटलीस्ट फूड तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, समझ में आया। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देम से, प्लांट भी जो है अपने से अपना फूड बनाते हैं। समझ में आया। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हम लोग पहले पढ़े हैं 7th क्लास में कि कैसे जो प्लांट है अपना फूड सिंथेसाइज करता है, खुद बनाता है। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, तो कहाँ से एनिमल अपना फूड लाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। You already know that the energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, excretion. We get our food from plants, animals और both. हम लोग पढ़ चुके हैं जो एनर्जी फूड से हम लोग को आता है, वो लिविंग बॉडी सब एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है। किसके प्रोसेस में, डाइजेशन के प्रोसेस में, एक्सक्रीशन के प्रोसेस में, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। बहुत सारा जो फंक्शन हम लोग के ह्यूमन बॉडी सिस्टम में चलता है, वो सब में जो एनर्जी है पूरा यूटिलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम द प्लांट, एनिमल और बोथ। अब हम लोग क्या है, ओमनीवोरस है, तो हम लोग प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, नॉन वेज वेज दोनों है। ठीक है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। अब जो फूड क्या है, अब लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस हो रहा है। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. अब इतने लोग हैं इंडिया में, इंडिया छोड़ो इतने वर्ल्ड में लोग हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, प्रॉपर जो प्रोडक्शन बोलते हैं ना, प्रॉपर प्रोडक्शन फूड का, रेगुलर प्रोडक्शन, ये हम लोग को चाहिए। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस till 10,000 BC, people were nomadic. They were wandering in group from place to place in search of food and shelter. अब देखिए 10,000 BC बिफोर क्राइस्ट एक तरह का डिकेड है। उसमें क्या हुआ था, पीपल नोमैडिक थे, वो अलग अलग जगह, कहीं वो लोग एक जगह अपने शेल्टर बना के नहीं रखते थे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, पहले कभी 10 किलोमीटर पीछे तो कभी 60 किलोमीटर आगे, मतलब समझ लो अपने घर से ही लेके समझ जाना। ठीक है, दे वे वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। अब क्या था, वो लोग घूमते रहते थे, तो वो लोग किसके लिए घूमते थे, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, अपना जो डेली रिक्वायरमेंट है बेसिक्स उसको पूरा करने के लिए। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्ट हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। अब वो लोग क्या थे, कच्चा सब्जी हो गया, फल हो गया, ठीक है, और फिर एनिमल्स को मारते थे, उनको खाते थे। लैटर they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crop. That was born agriculture. एग्रीकल्चर कहाँ से आया, नोमैडिक पीपल जब वो लोग घूमते थे, तब वो लोग देख फूड के सर्च पे, तो वो लोग एक लैंड को कल्टीवेट करना स्टार्ट किए, उसमें क्रॉप लगाएं, वहीं से एग्रीकल्चर का स्टार्ट हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉम विच प्लेस एग्रीकल्चर इज स्टार्टेड एंड फ्रॉम व्हाट डिकेड्स।
तो 10,000 BC से ये स्टार्ट हुआ था. When plant of the same kinds are grown and cultivated at one place on large scale is called crop. अब देखो तुमको क्रॉप किसको बोलोगे? जब कोई भी प्लांट सेम काइंड ऑफ लैंड में, पूरा लैंड में वही प्लांट तुम्हें कल्टीवेट हुआ रहे लार्ज स्केल पे, उसी को क्रॉप बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट. अब देखो तुम लोग सुना होगा कि कोई लोग बोलते हैं पूरा जो खेत है क्रॉप ऑफ वीट है. मतलब यहाँ जो पूरा खेत कितना भी दूर है, मान लो ये इतना दूर का तुम्हारा खेत है, इतना दूर मान लो ये खेत है. अब यहाँ पे पूरा तुम्हारा वीट लगा हुआ है, ठीक है, पूरा 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 पूरा. तो इसको तुम क्या बोलेगा? क्रॉप ऑफ वीट. सिर्फ वीट नहीं, क्रॉप ऑफ वीट ऑफ प्रोडक्शन. तो किसका प्रोडक्शन हो रहा है? वीट का, और ने लार्ज स्केल, और पूरा खेत में वीट ही का प्रोडक्शन. समझ आया? अब देखो, यू ऑलरेडी नो दैट द क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. अब सुना होगा कहीं कहीं सब सीजनल फ्रूट. तो सीजनल फ्रूट होता क्या है? लोग बोलते हैं ना कि सीजनल फ्रूट, जैसे मैंगो सीजन पे आता है, गर्मी के मौसम में आता है, फिर मानसून आता है, उसमें नहीं रहता है, ठंडे में भी नहीं रहता है. तो सीजन के हिसाब से क्रॉप को डिवाइड किया गया है. अब इंडिया जो है वास्ट कंट्री, कितना क्लाइमेट है. पहले चलते हैं समर से, समर आता है, फिर मानसून आता है, मानसून के बाद दिवाली में आता है ऑटम सीजन, फिर उसके बाद विंटर सीजन, फिर होली के समय स्प्रिंग पतझड़, तभी समर सीजन. 6 सीजन्स हैं हम लोग के इंडिया में. तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज ए रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो इसके हिसाब से हम लोग के जो इंडिया में है हर तरह का क्रॉप हर सीजन में ग्रो होता है. डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड. तो ये सब को छोड़ के पहले बात करते हैं कि ये जो 2 सीजन के हिसाब से क्रॉप्स को डिवाइड किया कौन है. पहला तो है खरीफ क्रॉप, दूसरा है राबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप जो कि रेनी सीजन के समय बोया जाता है और फिर उनको कल्टीवेट कर दिया जाता है सितंबर अक्टूबर तक. ठीक है, तो उसी को खरीफ क्रॉप बोलते हैं. जैसे पैडी हो गया, पैडी मीन्स राइस. बहुत लोग बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पैडी किसको बोलते हैं, राइस किसको बोलते हैं. तो आज ये डाउट तुम लोग का क्लियर कर देंगे. ठीक है, पैडी राइस. ठीक है, अब पैडी क्या होता है? जब देखा होगा कि हम लोग के घर में जो चावल आता है वो पूरा वाइट कलर का अच्छा चावल रहता है, तो उसमें कोई कवरिंग नहीं रहता, तब वो राइस कहलाता है. जब उसमें कवरिंग रहेगा ना तो वो पैडी कहलाता है. ठीक है, समझ में आ गया? राबी क्रॉप. अब राबी क्रॉप किसको बोलते हैं? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन कॉल्ड रबी क्रॉप. अब राबी क्रॉप किसको बोलते हैं? जो क्रॉप को विंटर सीजन में बोया जाए और उसको मार्च तक कल्टीवेट कर लिया जाता है, उसी को राबी क्रॉप बोलते हैं. जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड या लिनसीड. Beside these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. अब ये सब को छोड़ के भी जो पल्स है, दाल या सब्जी, ये सब क्या होता है समर में बहुत, मतलब ये सब कभी ना हमेशा मिलता है. देखते हो सब्जी में बैंगन हो गया, लौकी हो गया, हमेशा ऑल सीजन दाल हमेशा मिलता है. तो इसका हमेशा खेती होता है. ठीक है, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. एक टॉपिक हम लोग खत्म कर लिए, दूसरा टॉपिक है. ठीक है, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. अब जो कल्टीवेशन है क्रॉप का, वो बहुत सारा एक्टिविटी परफॉर्म करता है फार्मर के द्वारा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. अब देखो जैसे फार्मर्स जो है क्रॉप का देखभाल करते हैं, वैसे तुम लोग भी देखा होगा, तुम लोग का नर्सरी जहाँ प्लांट्स रखा जाता है वहाँ से तुम लोग लाता होगा फूल घर में सजाने के लिए. ठीक है, तो उसको भी तुम लोग उतना ही ख्याल से रखते हो जितना फार्मर्स अपने क्रॉप को रखते हैं. ठीक है,
दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब इसमें जो तुम लोग प्लांट लगाए, कैसे लगाए, क्या क्या प्रोसीजर किए, यही सबको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, उसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है सोविंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अब देखो तुम लोग बोलोगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों जरूरी है? तो जब सॉइल ही फर्टाइल नहीं रहेगा तो क्रॉप कहाँ से अच्छा होगा? तो इससे पहले वो लोग सॉइल को फर्टिलाइज कर देते हैं पूरा, उसके बाद सोइंग करते हैं, ठीक है, बोते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मैन्यूअर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। फिर उसके बाद इरिगेशन, सिंचाई होता है। फिर जो वीड्स क्या होता है, अनवांटेड जो पेड़ उड़ छोटे छोटे पौधे जम जाता है उसको काटना। फिर हार्वेस्टिंग, पूरा कटाई जब हो जाता है, स्टोरेज रखना। अभी हम लोग ये पूरा 7 प्रोसीज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। और अभी तक जितना भी टॉपिक समझ में आएगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पे लोगो बना रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। अब देखो, क्रॉप को पहले तुमको अगर उगाना है तो तुमको सबसे पहले तो तुमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा सॉइल का, समझ में आया? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। अब जो सबसे डिफ़िकल्ट काम है क्या है सॉइल में, कि पहले उसको लूज़ करना। लूज मतलब पहले उसका सारा सॉइल को निकाल देना, लूज कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो रूट्स है वो ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट अंदर चला जाता है। तो उससे क्या, उसको वाटर मिलने लगता है। अंदर भी तो धरती के अंदर पानी है ना, तो उससे भी उन लोग को वाटर मिलता है, ठीक है। द रूट द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रेथ इजिली इवन व्हेन दे गो इनटू द डीप सॉइल, ठीक है। अब हम लोग अगर अंदर भी सॉइल जितना हम लोग डीप करेंगे, ठीक है, तो उतना क्या होगा, जो रूट्स है उसको ब्रेथ मतलब वो सांस अच्छे से ले सकता है। पेड़ को भी तो हवा, पानी, धूप चाहिए ना, ठीक है। फिर देखो, वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रेथ इजिली। अब हम लोग सॉइल को लूज करते हैं तो वो कैसे रूट्स जो है ब्रेथ अच्छे से सांस ले सकते हैं। देखो, जो लूज सॉइल होता है वो क्या करता है, अर्थवर्म और माइक्रोब जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको वो लोग ग्रोथ करवाता है। अब जब वो ग्रोथ होंगे, वो लोग क्या होता है, फार्मर्स का फ्रेंड होते हैं। अब जब वो लोग होंगे, देखो, दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। जब तक वो लोग कोई मैन्योर और फर्टिलाइजर्स नहीं डालते तब तक ये अर्थवर्म और माइक्रोब्स ही एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो तुम लोग को ये सॉइल को ह्यूमस बनाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स का काम ये लोग करते हैं। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूज? लेकिन क्यों हम लोग को सॉइल को टर्न और लूज करना पड़ता है? देखो, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं 7th क्लास में कि जो सॉइल है वो मिनरल्स, वाटर, एयर और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंटेन करता है सॉइल, ठीक है। तो इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। अब इसके अलावा जो डेड प्लांट्स और एनिमल भी सॉइल में डिकम्पोज होते हैं ना, तो उससे भी प्लांट को, वो सॉइल को फर्टिलिटी मिलता है। In this way, various nutrients held in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again observed by the plants. तो ये सब न्यूट्रिएंट जो सॉइल ऑब्जर्व करता है, जो प्लांट्स आते हैं तो उनको वो लोग सप्लाई करता है। अब देखो, सॉइल को क्या बस मिलता है, तुम्हारा H2O मिलता है, ठीक है, H2O मिलता है, फिर O2 मिलता है, ठीक है, और एक्सेट्रा, बस 1 2 3 चीज़ और मिलता होगा। लेकिन उसके अलावा भी तो प्लांट को चाहिए ना, कैल्शियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, सोडियम चाहिए, ये सब चीज़, विटामिन। जैसे हम लोग के बॉडी में तुमको विटामिन ए, बी, सी, ई, डी, विटामिन डी सब तुम लोग को पूरा रिच रहना पड़ेगा विटामिन का, तभी हम लोग का बॉडी अच्छा वर्क करेगा। तो सही प्लांट्स का समझो, एक एग्जाम्पल देखे समझाए थे, ठीक है। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning and loosening of soil bring the nutrient soil to the top so that plant can use these nutrients. अब
इधर एक सॉइल बना दिए। देखो अब हम लोग 7 क्लास में पढ़ेंगे सॉइल का भी 3 लेयर होता है, ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, ठीक है। तो देखोगे तो सॉइल कितना लेयर में रहता है, ये ऊपर ओ हॉरिजन, ठीक है। तो इसको क्या कर, जब लूज करेंगे तो जो नीचे वाला सॉइल है वो फिर ऊपर आएगा, तो वो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है, तो फिर वो ऊपर आएगा, फिर ऊपर आएगा। तो इसीलिए टर्न और लूज करना सॉइल को इम्पोर्टेंट है, समझ में आया, ठीक है। थस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। इसीलिए टर्निंग और लूजनिंग क्रॉप का करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। अब इसी प्रोसेस, ये प्रोसेस जो होता है प्रिपरेशन सॉइल का, अब उसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है, टर्निंग और लूजनिंग। तो ये किस प्रोसेस से होता है, टिलिंग और प्लोइंग, समझ में आया। दिस इज डन बाई प्लो। अब देखो ये नीचे दिख रहा होगा, ये वाला प्लो होता है, ठीक है, इसी से क्या होता है, लूजनिंग। प्लो आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। प्लो जो है वो आयरन और वुड से मिलके बनते हैं। अगर सॉइल ड्राई है तो बिफोर प्लोइंग उसको पानी से भिंगा दिया जाता है कि अच्छे से प्लो हो पाए, वरना अगर हार्ड रहेगा तो अंदर जाएगा ही नहीं ये प्लो, तो कैसे होगा, ठीक है। देखो कुछ कुछ शब्द को ना प्रैक्टिकली लिया करो। अगर तुम्हारे घर में भी तुम अगर फ्लावर्स का लॉन बनाए हुए हो तो उससे इंटर कनेक्ट कर लो, तब तुम लोग को चैप्टर इतना अच्छा समझ में आएगा, फिर तुमको कोई भी दोबारा तिबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर देखो इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, ये हो गया। द प्लोड फील्ड्स में हैव अ बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब देखो क्या होगा, जब भी जब प्लो करते हैं फील्ड को तो कहीं कहीं सॉइल का बिग बिग पीस, क्रम्स, उसको क्रम्स बोलते हैं, वो रह ही जाता है। तो जो है किससे हो, जिस समय सोइंग होता है तो उसको ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है। किसके मदद से, प्लैंक की मदद से। तो क्वेश्चन आ जाता है, विद द हेल्प ऑफ डैश वी ब्रेक द क्रम्स। तो विद द हेल्प ऑफ प्लैंक वी ब्रेक द क्रम्ब, ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन कर दो। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पज। अब ये जो फील्ड जो है सोइंग के लिए रेडी हो गया, ठीक है। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। अब जो सॉइल का लेवलिंग होता है वो किसकी मदद से होता है, लेवलर की मदद से, ठीक है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। अब कभी कभी क्या होता है, बिफोर टिलिंग ही मैन्योर को ऐड कर दिया था, तो उससे क्या होता है, जो प्रॉपर मिक्सिंग हो जाता है, जब लूजनिंग और टर्निंग करते हैं तो मैन्योर का प्रॉपर मिक्सिंग हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन टू गेट बेटर यील्ड। हम लोग को बी बोने से पहले, बी लगाने से पहले, बीज, ठीक है, हम लोग को जो क्रम्प्स रहता है उसको स्मॉल स्मॉल पीस में तोड़ना चाहिए ताकि अच्छा यील्ड हो पाए, ठीक है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल यूज्ड फॉर दिस द पर्पस आर द प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। अब ये क्रम्प किस किस मदद से टूल से करता है, प्लो से हो गया, फिर हो एक तरह का टूल है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, HOE, और कल्टिवेटर। अब प्लो क्या होता है, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एटसेट्रा। अब ये क्या है, एंशियंट टाइम से टिलिंग चलते आ रही है। ये क्या करता है, जो फर्टिलाइजर्स उसको ऐड करता है और जो अनवांटेड वीड्स या प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं उसको काट छाट के फेंक देता है। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाई पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस, कैमल एक्सेट्रा। अब देखो इसको देखो, ये क्या है, प्लो। इसमें पीछे ये बैल सबके बांध दिया जाता है, उससे प्लो होता है, ठीक है। प्लोइंग का काम करता है, उससे अनवांटेड वीड्स खत्म हो जाता है। इट कॉन्टेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लो शेयर। अब उसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लो शेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड ए प्लो शाफ्ट। अब उसमें क्या होता है, जो प्लो है वो लॉन्ग लॉग ऑफ वुड से बंधा रहता है, उसी को बोलते हैं प्लो शाफ्ट, ठीक है।
There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of bull and a man's can easily operate the plow. ठीक है. The indigenous wooden plow is increasing being replaced by iron plows nowadays. अब जो वुडन प्लो था वो अभी के डेज में आयरन प्लो से रिप्लेस्ड हो रहा है. ठीक है. अब हो क्या होता है, इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वेट्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. अब ये एक सिंपल टूल है, इससे सॉइल को लूज किया जाता है. इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन. स्ट्रॉन्ग ब्रूड एंड बेंट प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स्ड एट वन ऑफ इट्स एंड. अब देखो ये सब चीज़ें, ये सब तुम पढ़ोगे भी नहीं ना तो चलेगा. तुम मेन जो ब्रीफ है उसको पढ़ लो, हो जाएगा. ठीक है. वर्क लाइक ए ब्रेड, इट इज पुल बाई एनिमल. अब हो क्या, एनिमल्स के जरिए पुल होता है. ठीक है. कल्टीवेटर. अब कल्टीवेटर क्या होता है, नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाई ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर. द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम. इस देखो ये जो पीछे लगा हुआ है इसको बोलते हैं कल्टीवेटर. अब सोइंग, नेक्स्ट स्टेप है सोइंग. सोइंग जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का. सोइंग, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड. अब सोइंग के पहले हम लोग को गुड क्वालिटी सीड्स को सेलेक्ट करना रहता है. गुड क्वांटिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी. फार्मर प्रीफर टू यूज सीड विथ ए गिव हाई यील्ड. अब देखो जब हम लोग बीज को बोते हैं तो उससे पहले क्या होता है, फार्मर्स जाते हैं नर्सरी में. नर्सरी से वो लोग सेलेक्टेड अच्छा जो येल्ड रहता है उसको वो लोग अच्छा जो बीज रहता है उसको वो लोग लाते हैं कि वो हाई येल्ड दे सके, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके. अब देखो एक एक्सपेरिमेंट था तुम लोग के साइड बुक में. अब ज़रूरी नहीं है मेरा जो साइड बुक है तुम्हारे साइड बुक से मैच ही वाले की बता देते हैं. एक एक्सपेरिमेंट था, उसमें एक बीकर लिया गया था. बीकर, ठीक है. अब बीकर में वाटर ले लिया गया था पूरा, ये पूरा वाटर. अब उसमें क्या था, बहुत सारा सीड रख दिया गया था. बहुत सारा सीड को वाटर के अंदर डाल दिया गया था. तब क्या हुआ, कुछ सीड्स जो है फ्लोट करने लगे और कुछ नीचे ही रहा. तो इससे क्या पता चलता है कि जो सीड खराब हो या उसमें छेद होगा वो फ्लोट करेगा. तो उससे क्या है, खराब और अच्छा सीड्स का फ़र्क पता चल जाता है. ये साइड बुक में मुझे अच्छा लगा ये पॉइंट, इसलिए तुम लोगों को बता दिया. ठीक है. अगर इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लोगे और आगे बताओगे कौन सा चैप्टर, साइंस ही कंटिन्यू करेंगे आगे. ठीक है. तो मैं बना दूंगा वीडियो. अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को. और ये चैनल का वाइब ऐसा है कि आपको पढ़ने का फीलिंग तो आएगा ही नहीं, लगेगा कि बातचीत कर रहे हैं अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं. ठीक है. क्योंकि ये लेक्चर कुछ ऐसा नहीं है. ठीक है. आज यहाँ पे एक सलेक्शन ऑफ सीड. अब यहाँ पे एक लड़की कुछ बोल रही है. वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्रास. देखो वही जो अभी तुम लोग को बताएं कि सीड जो है वाटर में फ्लो करता है, वही चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके वही चीज़ जगह मैच करेगा टू कॉपी. ठीक है. अब देखो, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक. वाई वुड बी दे बी लाइटर. डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड आर थस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर. जैसे मैंने बताया कि जो डैमेज सीड होते हैं वो वाटर के ऊपर तैरना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो डैमेज्ड होते हैं. ठीक है. दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस. बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स. अब हम लोग को सोइंग करने से पहले हम लोग को ये भी एक चीज़ जानना पड़ेगा कि कैसे जो है कौन कौन सा टूल यूज होता है सोइंग में. ठीक है. ट्रेडिशनल टूल. The tool used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharpened these ends into the soil and placed it there. अब ये क्या है, फनल टाइप ऐसा देख लेना, इतना अच्छा नहीं मैं ड्राइंग. फनल ऐसा एक फनल मैच करेगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन बना दे रहे. फनल टाइप में रहता है, उसमें सीड को प्लेस किया जाता है, पाइप लगा दिया जाता है, उससे 2-3 लेवल्स को वो पार करके 2-3 पाइप्स को पार करके शार्प एंड से वो फिर सॉइल में जाके अच्छी तरह से प्लेस हो जाता है. ठीक है. समझ में आया. सीड ड्रिल नाउ डेज, इसको इरेज कर देते हैं.
Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractor. Seed drill क्या करता है? sowing में मदद करता है ट्रैक्टर में लगे. The tool sows the seed uniformly at proper distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This prevents the damage caused by birds. Sowing by using a seed drill save time and लेबर. अब देखो इस पूरा जो लाइन इसका मतलब ये कह रहा है कि जो सीड ड्रिल है, आजकल के दिन में सीड ड्रिल ही यूज़ किया जाता है सोइंग में. सीड ड्रिल क्या करता है? जो तुम्हारा बीज है, सीड्स है, उसको एकदम प्रॉपर डिस्टेंस और एक यूनिफॉर्म डेप्थ में सेट कर देता है और उसको फिर सॉइल से ढक देता है कि वो पक्षी उक्षी उसको कुछ डैमेज ना करे, जो बर्ड्स रहते हैं. ठीक है. और प्रॉपर डिस्टेंस पे इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर वो ओवर क्राउडेड होगा तो उनके यहाँ सन का रेज ही नहीं आएगा. जब सन का रेज ही नहीं आएगा तो वो बढ़ेंगे नहीं. ठीक है, समझा? Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. When they grow into plantlets, they are transplanted in the field manually. Some forest plants and flowering plants also grow in the nursery. तो फर्स्ट पहले सीड नर्सरी में आता है, उससे ट्रांसप्लांट होके कहीं कहीं जाता है. ठीक है, जो फार्मर भी लाते हैं वो भी ट्रांसप्लांट ही होता है. ठीक है. An appropriate distance between the seed is important to avoid overcrowding of plant. जैसे मैंने बताया, this allows plant to get sufficient sunlight, nutrition and water from the soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. और कभी कभी अगर गलती से भी कुछ कुछ डिस्टेंस पे अगर छूट जाता है एकदम ओवर क्राउड, तुरंत ऐसे ऐसे हो जाता है. रुक जा, एक मान लो एक तुमको सीड यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, फिर एक यहाँ लगा दिया, तो ये और फिर क्या किया, एक यहाँ लगा दिया, तो ये एकदम पास हो गया. ठीक है, तो ये क्या कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है. ठीक है, कि वो ओवर क्राउड ना हो. अगर पास पास में रहेगा तो अगर वाटर दिया जाएगा तो सब लड़ाई कर लेगा आपस में कि हमको चाहिए, ऐसे मजाक कर रहे हैं, ऐसा होता है. ठीक है, लेकिन जो बुक में लाइन दिया है उसके हिसाब. Third step, adding manure and fertilizer. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. जो सब्सटेंस जो है ऐड होता है सॉइल में फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसी को मैन्योर और फर्टिलाइजर बोलते हैं. सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप. सॉइल जो है मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को प्रोवाइड करता है. दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द फार्मर टू ग्रो क्रॉप आफ्टर crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. Continuous growing of crops make the soil poorer to in certain nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. अब देखो क्या होता है, एक बार अगर एक क्रॉप उग गया, ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसको छोड़ दिया जाता है एक सीज़न के लिए, एक दो सीज़न के लिए वो लैंड को ही छोड़ दिया जाता है ताकि उसका जो फर्टिलिटी है कम ना हो. अगर उसमें ही हमेशा करते रहोगे तो जो क्रॉप है वो अच्छा नहीं होगा. एक हम लोग एक्टिविटी भी नहीं, एक एग्जांपल टाइप में समझाने के लिए साइड बुक में था कि एक फार्मर था. ठीक है, अब वो क्या था, हमेशा एक सीज़न तो वो उगाया तो उसको एकदम हाई यील्ड मिला क्रॉप से, लेकिन जब दूसरे सीज़न वो उगा रहा तो बोला कि मेरा वही क्रॉप वही सॉइल, लेकिन ये इतना अच्छा प्रोडक्शन क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि वो अब फर्टिलिटी लेस हो रहा था, इसलिए वो अपना जो क्रॉप है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था. ठीक है, समझा? मैं तो इसलिए जो ये जो सॉइल को रिप्लेनिश किया जाता है इसके प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योरिंग. समझ में आया? Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. Farmers dump plant and animal waste in pit at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learned about vermicomposting in class 6. अब देखो क्या होता है, जो हम लोग कूड़ा, जो हम लोग डेड प्लांट और एनिमल, जो हम लोग का एक्सक्रीशन होता है, तो देखते हो सॉइल में कोई जाके करता है तो उससे क्या होता है, एनिमल्स भी, तो उससे वो डिकम्पोज हो जाता है. किसके मदद से? माइक्रोब्स के मदद से हो जाता है, या नहीं तो अर्थवर्म्स की मदद से. और वो ही क्या करता है, सॉइल को मैन्योर
के रूप में देता है, मैन्योर के रूप में देता है, उससे पूरा फर्टिलिटी रेट में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर क्रॉप अच्छा होने लगता है। समझ में आया? देखो यहाँ पे take mung or gram seeds and germinate them. Select 3 equal size seedling out of the. Now take 3 empty glass or similar vessel. Mark them A, B, C. And glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with little urea. Take the same amount of soil in glass C without adding anything. Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them. Keep them in a safe place and water them daily. After 7 to 20 days, you observe their growth. अब देखो 3 क्लास लिया गया A, B, C। एक में क्या किया गया, काउ डंग और सीडलिंग को प्लेस करके वाटर कर दिया गया। फिर एक में यूरिया और सीड को प्लेस किया गया, एक में कुछ भी नहीं किया गया। अब 7 से 10 दिन के बाद देखोगे तो क्या रहेगा, जो प्लांट्स का ग्रोथ है वो जिसमें किस में ज़्यादा होगा। कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके दो, क्योंकि अभी तक मैंने जितना बताया उसमें क्लियर हो जाना चाहिए, तो वीडियो को पॉज कर दो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में देना, मैं अगर सही होगा तो वीडियो कमेंट को पिन कर दूंगा और हार्ट दे दूँगा। ठीक है, इन विच ग्लास हैज ग्रोथ फास्टेस्ट। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। अब एक क्या होता है फर्टिलाइजर, जो कि केमिकल सब्सटेंस से बनता है लेकिन पूरा न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, वो मैन्योर से कैसे डिफरेंट है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर जो है फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर सल्फेट हो गया, पोटेशियम हो गया, NPK। सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स में NPK आता है। तो इसको अगर कोई पूछे विच इज़ विच इज़ द मोस्ट गुड फर्टिलाइजर्स, तो इसको नाम देना है NPK। ठीक है, समझ में आया। NPK में होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर yield or of crops such as wheat, paddy and maize. But excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. अब फर्टिलाइज़र कहाँ तक, कुछ ही हद तक ही अच्छा है। अगर तुम उसको ज़्यादा दे देगा तो पूरा क्रॉप ख़राब हो जाएगा। तो जो क्रॉप ख़राब हो या ना हो, सॉइल का फर्टिलिटी ज़रूर लेस होगा। ठीक है, फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर से वाटर पोल्यूशन भी होता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers by organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. अब जो क्या होता है, अब फर्टिलाइजर्स नहीं, अगर हम लोग को मेंटेन करना है सॉइल का फर्टिलिटी विदाउट यूज ऑफ फर्टिलाइजर, तो हम लोग को क्या करना होगा कि जो ये तुम्हारा लैंड है उसको तुम 1-2 सीजन के लिए छोड़ दो। तो उससे क्या होता है, जो फर्टिलिटी है वो दोबारा आ जाता है सॉइल में। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन की भी मदद से होता है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थ इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन one season and wheat in the next year. This helped with the replacement of soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. अब क्या होता है, जो नॉर्थ इंडिया में मानसून के समय पे क्या लगा दिया जाता है, लेग्यूम्स लगा दिया जाता है फॉडर के रूप में, और नेक्स्ट सीजन में वीट लगा दिया जाता है। ठीक है, गेहूँ। इससे क्या होता है, जो सॉइल का रिप्लेसमेंट हो जाता है नाइट्रोजन के साथ। तो जो अब ये क्या प्रैक्टिस को फार्मर्स अडॉप्ट कर लिए। तो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है प्लांट्स के नोडल्स में, लेगुमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। वही क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से फिक्स करता है सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है। किससे फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो कोई पूछे कि जो लेगुमिनियस प्लांट्स में जो राइजोबियम होता है वो किससे जो सॉइल का फर्टिलिटी फिक्स करता है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से फिक्स करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक फर्टिलाइजर और मैन्योर का डिफ्रेंशिएशन दे दिया है, इसको पढ़ लेना। कि मेरे को लगता है जहाँ तक मैन्योर में एक ही है कि उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक मैन्योर ही सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा मैन्योर है। लेकिन एक बार पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके समझ में आ जाएगा। जितना अभी तक समझाया है उसी का ये शॉर्ट में दे दिया। अब इस मैन्योर का क्या एडवांटेज है, मैन्योर खाद ये क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इन्हेंस कर देता है।
और इससे क्या होता है, जो सॉइल जो है पोरस बन जाते हैं, तो इजीली क्या होता है, गैसेस को एक्सचेंज हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब ये क्या है, नंबर फ्रेंडली माइक्रो से अर्थवर्म हो गया, माइक्रोब्स हो गया, ये सबको इंक्रीज कर देता है। ये जो टेक्सचर, सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव कर देता है। अब इरिगेशन, सिंचाई, हर लिविंग बींग्स को पानी चाहिए जीने के लिए, तो ऐसे फल, वेजिटेबल्स, ये सब को भी पानी चाहिए। तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, तो प्लांट्स को भी पानी चाहिए, ठीक है। अलॉन्ग विद द वाटर्स मिनरल एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व। प्लांट कंटेन्स नियरली 90% ऑफ वाटर, प्लांट में 90% वाटर ही होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डजंट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब अगर तुम पानी नहीं दोगे तो सीड्स का जर्मिनेशन प्लेस होएगा ही नहीं ड्राई कंडीशन में। तो क्या, जब पानी होता है देते हैं हम लोग, तो जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो डिजॉल्व होता है वाटर में और हर एक पार्ट में पहुंच जाता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स, ठीक है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो अगर हम लोग को प्लांट्स का ग्रोथ अच्छे से चाहिए तो हम लोग को रोज़ पानी देना होगा। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। अब वाटर का सप्लाई डिफरेंट इंटरवल पे, थोड़ा थोड़ा देर पे, उसी को बोलते हैं इरीगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब टाइम और फ्रीक्वेंसी इरीगेशन का किस पे डिपेंड करता है, क्रॉप पे डिपेंड करता है, सॉइल पे डिपेंड करता है, सीजन पे डिपेंड करता है। समर में जो है वाटरिंग का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाता है। वाई इट इज़ सो, कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो समर में क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा हो जाता है, तो जितना ही पानी रहता है सॉइल में वो जल्दी इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट, लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डाइड, ठीक है, एक बॉक्स में दिया हुआ है। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन का सोर्स क्या है, वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, डैम है और कैनाल है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, water available in the well, lake and canal is lifted up by different method in different region for taking it to the field. Cattle or human labor is used in this method. Cattle और human labor इस मेथड में यूज किया जाता है. So these methods are cheaper but less efficient. तो ये जो मेथड है ये अच्छा तो है, चीपर है, लेकिन ये एफिशिएंट लेस एफिशिएंट. तो जो वेरियस ट्रेडिशनल मेथड है कौन सा है, मोट है जो पुली सिस्टम और एक चेन पंप, ठीक है, और तीसरा है ढेकली और चौथा है राहत. 4 तरह का ट्रेडिशनल मेथड है, मोट, चेन पंप, ढेकली और राहत, ठीक है. फिगर्स देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये मोट है, ये चेन पंप है, ये ढेकली है, ये राहत, ठीक है. Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy used to run this pump. अब पंप जो है कॉमनली जो है वाटर को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो पंप है उसको चलाने के क्या चाहिए, डीजल चाहिए, बायोगैस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और सोलर एनर्जी, ठीक है. मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, अभी कम बचा हो ही गया ख़त्म तुम लोग का, देख लो. ठीक है. अब देखो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली. द मेन मेथड आर फॉलो. अब मॉडर्न मेथड क्या इरिगेशन का, ये वाटर को सिर्फ इकोनॉमिकली यूज में आता है वाटर का. तो 2 तरह का, स्प्रिंकलर सिस्टम और एक ड्रिप सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, पाइप के परपेंडिकुलर एक नोजल लगाया जाता है 360 में, वो रेगुलर इंटरवल पे पानी आता है, वो पूरा फ्लो के साथ स्प्रिंकल कर देता है और हर क्रॉप में चला जाता है. तो ये होता है स्प्रिंकलर सिस्टम है. स्प्रिंकलर जो है वो सैंडी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल. अब ड्रिप सिस्टम. इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय डी जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द plants, so it is called drip system. It is the best technique for the watering fruit plants, garden and trees. The system provides water to plant drop by deep. Water is not wasted at all. It is boon in regions where availability of water is poor. अब ड्रिप सिस्टम कहाँ था, जब वाटर का अवेलेबिलिटी पुअर है वहाँ पे ड्रिप सिस्टम होता है.
जहाँ पे क्रॉप है वहाँ पे ये लगा दिया जाता है, ठीक है, समझ में आया। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, अब ख़त्म ही है, ये लास्ट है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बोझो एंड पहेली, जो नियर बाई वीट फील्ड में जाते हैं देखते हैं कि अदर प्लांट जो है फील्ड में उग गए, तो वो देखें कि इन फील्ड में बहुत सारा अनडिजायरेबल प्लांट नेचुरली जो ग्रो हो गए हैं, तो वो क्या किए, वो सोचे कि इनको हटाया जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं, वीड्स, अनडिजायरेबल प्लांट जो आ जाते हैं जहाँ पे ग्रोइंग क्रॉप्स होता है, उसको वीड्स बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग, जो वीडिंग का प्रोसेस होता है रिमूवल को, उसी को वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। अब वीडिंग जो नेसेसरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा प्लांट्स उग गए जहाँ पे ग्रोइंग क्रॉप है, तो वहाँ पे ना अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को मिल पाएगा, ना वाटर, ना एयर, ठीक है। सम वीड इंटरफेरेंस इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। कुछ वीड ऐसे पॉइजनस होते हैं जो कि एनिमल ह्यूमन बीइंग को भी अफेक्ट करते हैं, साथ ही साथ वो हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेरेंस करते हैं। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। टिलिंग बिफोर सोइंग of crop help in uprooting the killing of weed which is maybe then dry up and get mixed with the soil। फार्मर क्या है, बहुत सारा वीड को अडॉप्ट किए हैं वीड को हटाने के लिए, उनके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग, मतलब सोइंग के पहले जो टिलिंग वाला प्रोसेस होता है, प्लोइंग वाला, ठीक है, उसी समय क्या करते हैं कि वो कोई केमिकल डाल देते हैं जिससे जो वीड्स है वो किल हो जाते हैं और अपने आप सॉइल में ही मिल जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। अब सबसे अच्छा क्या है वीड्स को प्रोड्यूस करने का, कि वो जिस समय फ्लावर्स और ये फ्लावर्स, फ्रूट, ये सब जन्म ना ले उससे पहले। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। अब मैनुअल रिमूवल किससे इंक्लूड होता है, जैसे फिजिकल रिमूवल, जैसे हाथ से कोई, मतलब कोई हाथ नहीं, मतलब इंस्ट्रूमेंट से जो वीड्स को हटाते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम कट करते हैं, ठीक है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी का नाम सुने होगा, घर पे भी किसी किसी के रहता है खुरपी, तो उससे क्या रहता है, जो घर में जिसका लॉन रहता है उसके यहाँ खुरपी रहता है कि अनवांटेड जो वीड्स आ जाते हैं उनको हटाने के लिए। ए सीड ड्रिल इज यूज टू अप्रूट वीड। और सीड ड्रिल क्या है, वीड्स को अप्रूट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, सीड ड्रिल, याद रखें। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाई यूजिंग सर्टन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स। अब वीडिसाइड से भी वीड्स कंट्रोल में आ जाते हैं, जैसे लाइक 2,4-D, ये केमिकल का ही नाम है 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। वीडिसाइड्स क्या है, वो स्प्रे किया जाता है फील्ड पे कि वीड्स को मार दिया जाए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, वो क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रे इन द फील्ड विथ ए स्प्रेयर, ठीक है। जो वीडिसाइड्स हैं वो वाटर के साथ डाइल्यूट होके उसको स्प्रे कराया जाता है पूरे फील्ड में, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, एज ऑलरेडी मेंशन, द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड formation. Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use this chemical very carefully. They should cover their nose and mouth off with a piece of cloth during spraying this chemical. ये केमिकल को स्प्रे करने से पहले उन लोग को बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, क्योंकि ये केमिकल बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है, हेल्थ के लिए। थोड़ा सा भी ड्रॉप चला जाएगा तो वो सीरियस हो सकता है। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग जो है क्रॉप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप मैच्योर हो जाते हैं तो उनको हार्वेस्टिंग कहा जाता है। और जब हार्वेस्टिंग होता है, जो क्रॉप है वो ग्राउंड से कट कर लिया जाता है, ताकि इट यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर, ठीक है। हार्वेस्टिंग इज इन आवर कंट्रीज आइदर डन मैनुअल बाय सिकल और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। अब हम लोग के कंट्री में हार्वेस्टिंग सिकल से होता है, नहीं तो मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर से होता है। In the harvested crop, the grain seeds need to be separated. हार्वेस्टिंग के लिए जो ग्रेन्स है, जो सीड्स है, उसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम द चाफ जो अनवांटेड चीज़ रहता है ना, चाफ, उसी को चाफ बोलते हैं, देखो आगे पढ़ेंगे। द प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग उसी को कहा जाता है।
दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इनफैक्ट कंबाइन हार्वेस्टर। अब जो हार्वेस्टिंग भी कर दे और थ्रेसिंग भी कर दे उस मशीन को क्या बोलते हैं, कंबाइन। ठीक है, मशीन ही का नाम है कंबाइन। फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। अब जो फार्मर है जिनका स्मॉल होल्डिंग लैंड, छोटा सा लैंड है, प्लॉट है, उसमें जो ग्रेन और चाफ का सेपरेशन किससे करते हैं, विनोइंग से, जो कि हम लोग क्लास 6 में, क्लास 5 में ही पढ़ चुके। ठीक है, आफ्टर 3 to 4 months of hard work, this comes of the day of the harvest. The sight of golden fields of standing crop laden with the grain fill the heart of farmer with joy and a sense of well-being. The efforts of the past seasons have borne fruit, and it is time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus a great joy and happiness in all parts of India. Men and women celebrate it with a festival associated with the होली, दिवाली जो होता है, ये सब इसी के, पोंगल, ये सब हार्वेस्टिंग के बाद ही होता है, खुशी के लिए कि हार्वेस्टिंग हो गया। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अब प्रोड्यूस तो हो गया जितना क्रॉप था, उसको कहाँ स्टोर करें। इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दिस विल बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो। अगर क्रॉप ग्रेन्स को लंबे समय के लिए स्टोर करना है तो हम लोग को उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स, ये सबसे बचाना होगा। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। जो फ्रेश क्रॉप रहता है उनके पास ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर विदाउट ड्राइंग। अब जो फ्रेशली हार्वेस्टेड रहता है उनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो वो जल्दी से एक्सप्लॉइट कर देंगे। तो उसको क्या रहता है, बहुत उसको सुखाया जाता है बहुत दिन तक। ठीक है, कि उसका मॉइस्चर कम हो और फिर उसको इंसेक्ट के वो इंसेक्ट्स की इंसेक्ट हमला ना करें, उनके चलते उनमें नीम का पत्ती वो सब रखा जाता है, केमिकल कि उससे वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रह सके। फार्मर स्टोर grains in jute bag, metallic bins. However, large scale storage grains in done in slabs and granaries to protect them from pests like rats and insects। ठीक है, अब जो हाई स्केल पे वो लोग किससे करते हैं, ग्रेनरीज रखते हैं, उससे प्रोटेक्ट होता है उन जैसे पेस्ट लाइक रैट और इंसेक्ट। ठीक है, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अब घर में भी देखा होगा कि जो नीम का पत्ती रखा जाता है चावल में, जो ज़्यादा चावल का ले आया जाता है 1 क्विंटल। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो स्टोरिंग के लिए उन लोग को बिग गोडाउन चाहिए रहता है और स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट की पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट हो सके। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, ये टेबल एक्टिविटी 1.3, इसको तुम लोग होमवर्क में करके नीचे कमेंट सेक्शन में होमवर्क करके कर देना, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। अब कुछ क्या होता है, अब जो आप लोगों का हम लोग के जो एनिमल्स है वो हम लोग को डिफरेंट काइंड ऑफ फूड भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो मैनी पीपल्स लिव इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। अब डाइट के लिए जो कोस्टल एरियाज पे लोग रहते हैं जैसे गोवा, मुंबई, वहाँ लोग क्या करते हैं, डाइट में फ़िश को लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो फूड हम लोग प्लांट्स से लेते हैं तो वो किससे होता है, क्रॉप प्रोडक्शन से। तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग एटसेट्रा। तो सिमिलरली जो एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। व्हेन दिस इज डन ऑन लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अब जैसे हम लोग प्लांट्स में क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, जैसे जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो साथ हम लोग पढ़े हैं, तो वैसे ही एनिमल में भी किया जाता है, उसका अच्छे से देखभाल, अच्छा फूड देना लार्ज स्केल पे, उसी को एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, ये तुम लोगों का कीवर्ड्स हैं, आप इसको इंडिकेट कर देते हैं। ये कीवर्ड्स हैं
इसको एक बार ज़रूर से देख लेना, इसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है ठीक है, का ये वाला दिया हुआ मीनिंग याद कर लेना। अब हाँ, एक्सरसाइज देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज पे डाल देंगे, या नहीं तो आप लोग जितना हम पढ़ा दिए उसमें से भी हो जाएगा, तो शायद से नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज पे ही आए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।